नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसबी संजय में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की 9वीं क्लास है। इसमें अपन वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे जो 1815 में संपन्न हुआ। एक प्रकार से एक सम्मेलन था जो 1815 में किया गया। तो इसका नाम क्या है? वियना कांग्रेस। वियना वर्तमान में अगर अपन बात करें तो यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया। उसकी राजधानी, उसकी क्या है? राजधानी। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी में 1815 में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम वियना कांग्रेस है। विश्व इतिहास में वियना कांग्रेस एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो ये क्या है आपके लिए? देखो, इससे पहली वाली कक्षा पर नेपोलियन के बारे में पढ़ा। तो नेपोलियन का समय 1799 से 1814 तक रहता है। तो नेपोलियन को पराजित करने के बाद अब इस वियना कांग्रेस ये है कि 1789 पूर्व, मतलब 1789 के पहले फ्रांस की स्थिति या यूरोप की स्थिति जैसी थी वैसी करना। मतलब नेपोलियन ने जिन यूरोपीय देशों को जीत लिया था, जिन क्षेत्रों को जीत लिया था, उनमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि यूरोप की स्थिति 1789 के पहले, मतलब जो क्रांति के पहले जो स्थिति थी, मतलब फ्रांस के पास जितना क्षेत्र उतना क्षेत्र रहना चाहिए और यूरोप के जो क्षेत्र जीत लिए गए थे उनको वापस किया जाना चाहिए। तो मतलब एक प्रकार से यूरोप की 1789 के पूर्व की स्थिति को लाना ही वियना कांग्रेस का उद्देश्य था। इसमें विभिन्न देश शामिल हुए। वियना कांग्रेस में कौन कौन से देश शामिल हुए? जैसे रूस शामिल हुआ, फ्रांस शामिल हुआ, ऑस्ट्रिया शामिल हुआ, है ना, साथ में प्रसा शामिल हुआ, इंग्लैंड शामिल हुआ, है ना। इस प्रकार से विभिन्न देश शामिल हुए, है ना। फिर बाद में जर्मनी में, इटली में इसका एकीकरण हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार से ये राजा जो राजतंत्र के समर्थन करने वाले थे उनने नेपोलियन के बाद जो स्थिति थी उसको ठीक करने के लिए और यूरोप में राजतंत्र को वापस मजबूत करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जिसे वियना कांग्रेस कहते हैं, जिसमें रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, इंग्लैंड। आपके लिए याद रखना है कि ये सारे देश किसको समर्थन कर रहे थे? राजतंत्र को। किसको समर्थन कर रहे थे? राजतंत्र को। एक बात याद रखना है ना। देखो, क्रांति समर्थन कर रही थी लोकतंत्र को, गणतंत्र को, संविधान को, स्वतंत्रता को, समानता को। लेकिन ये जो वियना कांग्रेस है ये किसको कर रही थी? राजतंत्र को। एक प्रकार से पिछले समय में जाने की बात कर रही थी। इसकी आलोचना, वियना कांग्रेस की आलोचना इसलिए की जाती है कि ये जो आधुनिक विश्व, जो मानवाधिकार की, स्वतंत्रता की, समानता की जो क्रांति बात कर रही थी उसको क्या कर रहा था? विपरीत धारा में बहाने की कोशिश कर रहा था। मतलब जहां राजतंत्र था पुनः राजतंत्र स्थापित करने की बात कर रहा था। इसलिए वियना कांग्रेस की आलोचना भी होती है। लेकिन अपन को याद रखना है कि वियना कांग्रेस, आपको इतना याद रखना है कि नेपोलियन की जब समाप्ति हुई, नेपोलियन का जब युग समाप्त हो गया, नेपोलियन को पराजित कर दिया इन राष्ट्रों ने, तो अब स्थिति को सामान्य करने के लिए एक सम्मेलन बनाया गया 1815 में, जिसे वियना कांग्रेस बोलते हैं। तो वियना कांग्रेस एक सम्मेलन है नेपोलियन के पूर्व या फ्रांस की क्रांति के पूर्व की स्थिति को स्थापित करने के लिए किया गया, जिसमें रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि देश शामिल हुए, है ना। वियना कांग्रेस आपको याद रखना 1815, कई बार ये पूछा जाता है। तो इसके बाद इसकी देखो, अब ये जो सम्मेलन हो रहा था इसके सामने प्रमुख 3 समस्याएं थी। ये पहला समस्या थी कि फ्रांस की क्रांति के आदर्श के प्रसार को रोका जाए। मतलब कि जो आधुनिक विचार है, आधुनिक विचार कौन से थे? स्वतंत्रता थी, समानता थी, मानवाधिकार थे, और जो प्रजातंत्र और धर्म पर जो राजतंत्र और धर्म पर जो चूट की जा रही थी उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि क्रांति चाह रही थी कि धर्म और राज अलग अलग हो, राजा का शासन समाप्त होना चाहिए। लेकिन ये चाह रहे थे, ये लोग जो थे वियना कांग्रेस वाले, ये चाह रहे थे राजतंत्र की स्थापना हो और फ्रांस पे और यूरोप पे कौन शासन करे? राजा शासन करे। तो जो क्रांति के मूल्य थे, आदर्श थे, स्वतंत्रता वाला विचार, समानता वाला विचार, मानवाधिकार वाला विचार, धर्म निरपेक्षता का विचार, इन सब चीजों को रोका जाए और उस पर राजतंत्र थोपा जाए, फिर से निरंकुश शासन किया जाए, है ना। इस प्रकार की चीजें थी। तो इसको कैसे रोका जाए? इस आंदोलन, इस कांग्रेस में यह बैठ के ये लोग बात करेंगे कि इसको कैसे रोका जाए। दूसरी समस्या थी कि यूरोप की मानचित्र का पुनः निर्धारण करना था। यूरोप का मानचित्र का मतलब ऐसे ये समझ लो, मान लो ये फ्रांस है ना। तो नेपोलियन ने आसपास के जो क्षेत्र है ये जीत लिए थे, तो ये किसके हिस्सा बन गए थे? एक प्रकार से अब फ्रांस कितना हो गया था?
इतना। लेकिन अब पुनः इसको क्या करना, वापस स्थिति में लाना, इसी को यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण करना। मतलब कि ये लोग इसलिए बात बैठे थे, मतलब वियना कांग्रेस में लोग या जो इस देश के जो प्रमुख थे वो बैठे थे और वो बात कर रहे थे कि अपन यूरोप के मानचित्र का निर्धारण कैसे करें। तो इसमें जो समस्या थी वो, क्योंकि देखो आप जीता किसी ने, अब उसका वर्गीकरण आसान नहीं होता है, इसलिए ये समस्या थी। तो पहले क्रांति के आदर्शों को प्रसार को रोकना था, यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण कैसे हो, ये भी समस्या थी। नेपोलियन का साथ देने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, मतलब कि एक प्रकार से जो क्रांति और नेपोलियन का जो समर्थन कर रहे थे उन देशों के साथ या उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि नेपोलियन का साथ देने वाले इन देशों के विरोधी हो गए, क्योंकि नेपोलियन इनके विरोध में था, तो नेपोलियन का जो मित्र हुआ वो उनका दुश्मन हुआ, है ना। तो नेपोलियन का साथ देने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस भी सम्मेलन में बात की जानी थी। तो ये प्रमुख 3 समस्या थी, आपको याद रखना। ये समस्या थी कि क्रांति के आदर्शों को कैसे रोका जाए, फिर मानचित्र का पुनर्निर्धारण यूरोप के, और एक थी कि नेपोलियन का साथ देने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो इसके लिए सम्मेलन ने 3 सिद्धांत अपनाए। कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत अपनाए। कौन कौन से? पहला शक्ति संतुलन का सिद्धांत, शक्ति संतुलन के सिद्धांत, फिर वैधता का सिद्धांत मतलब कि वेरिफिकेशन करना, और फिर दंड और पुरस्कार का सिद्धांत, है ना। तो शक्ति संतुलन का मतलब ये कि ये जो क्षेत्र थे जो नेपोलियन ने जीते थे उनका वितरण ऐसे किया जाए कि ना कोई ज्यादा शक्तिशाली हो ना कोई ज्यादा कमजोर हो, है ना। उद्देश्य क्या था? शक्ति संतुलन मतलब ना शक्तिशाली, ना शक्ति हो, ना कमजोर हो, है ना। मतलब कि वियना कांग्रेस में जो लोग बैठे थे, जो देश आए थे, वो ये चाह रहे थे कि इन देशों का या जो नेपोलियन क्षेत्र जीते थे उनको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि ना तो वो शक्तिशाली हो जिससे दूसरे राज्य को जीत ले, ना वो कमजोर हो जिससे दूसरे राज्य से हार जाए। क्योंकि जब शक्ति संतुलन रहेगा तो एक दूसरे पे हमला करने की कोशिश नहीं की जाएगी, और जो 1789 से यूरोप में जो फ्रांस की क्रांति की वजह से अशांति फैली थी उसको रोका जाए, है ना। और क्या है कि राजतंत्र ये विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहती है, कहते हैं किसी प्रकार का युद्ध ना हो, आराम से हमारी सत्ता चलती रहे। तो इसलिए चाह रहे थे कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत फॉलो किया जाए, जिसमें ना कोई शक्तिशाली और ना कोई कमजोर हो। ऐसे देखो शक्ति संतुलन रहता है तो विश्व में अधिक देर तक शांति रहती है, क्योंकि जब एक व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है वो अराजकता फैलाता है, अशांति फैलाता है ना। और दूसरा था वैधता का सिद्धांत, मतलब इसमें ये था कि जो काम है एक प्रकार से ये समूह मिलके किसी भी काम को वैधता प्रदान करेंगे। मान लो इस चीज का वर्गीकरण में ये क्षेत्र इंग्लैंड को दिया तो बाकी सारे लोग इसको क्या करेंगे, वैधता प्रदान कर देंगे कि हाँ ये क्षेत्र इंग्लैंड का है। मान लो दूसरा क्षेत्र फ्रांस को दिया गया तो वो वैधता प्रदान करेंगे फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया, रूस। इस प्रकार की वैधता प्रदान करने में क्या होगा कि जब आपने उस चीज को मान लिया तो आगे चलकर आने वाले समय में आप उसका इस प्रकार से विरोध नहीं करेंगे। तो वैधता वाले में क्या होता है कि आप उसको वेरीफाई कर देते हैं और उसमें आगे चलकर शांति से कार्य लिए जाने की या बातचीत के रास्ता खुला रहता है, सीधा युद्ध नहीं होता। तो वैधता का सिद्धांत अपनाया गया। और दंड व पुरस्कार का मतलब ये कि जो नेपोलियन का जिसने साथ दिया था, ये नेपोलियन का जिसने साथ दिया था उसको दंड दिया गया, और जिसने नेपोलियन का विरोध किया था, उनको पुरस्कार दिया गया। एक प्रकार से फ्रांस को और जो नेपोलियन के साथ देने वाले थे उनको दंड दिया गया। इन पर दंड के स्वरूप क्या दिया गया कि आप युद्ध की क्षतिपूर्ति मतलब युद्ध में जो देशों को क्षति हुई उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए, है ना। उनकी राज्यों का क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, है ना, बंटवारा कर दिया गया। तो इस प्रकार का दंड दे दिया गया। पुरस्कार में क्या किया गया, जीते गए क्षेत्रों को क्षेत्र दे दिए गए, है ना, और जो आपका नुकसान हुआ था उस धन की पूर्ति कर दी है। तो दंड व पुरस्कार के सिद्धांत को भी अपनाया गया। मतलब जो ये समस्या थी इनको अपनाने के लिए 3 सिद्धांत अपनाए। शक्ति संतुलन, जिससे ना कोई ज्यादा शक्तिशाली हो ना कोई कमजोर हो, जिससे शांति भंग ना हो। वैधता का सिद्धांत, जिससे आगे बातचीत का रास्ता खुला रहे, युद्ध ना हो। दंड व पुरस्कार का सिद्धांत मतलब ये कि जो गलत के साथ जाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा, और जो सबके साथ आएगा तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा, जिससे आगे चल के लोग इस प्रकार की गद्दारी या इस प्रकार की काम ना करें जिससे उसको दंड मिले। तो ये वियना कांग्रेस के क्या थे सिद्धांत। क्योंकि आपसे कभी पूछा जाए कि वियना कांग्रेस क्या थी,
क्या वियना कांग्रेस ने यूरोप में शांति ला दी? तो आप कहेंगे ना कि ये जो सिद्धांत है, शक्ति संतुलन, वैधता का सिद्धांत, दंड व पुरस्कार का सिद्धांत, एक प्रकार से शांति स्थापना के लिए किए गए कार्य ही तो थे, है ना। मतलब समस्याओं का निवारण इन सिद्धांतों के द्वारा किया गया। इससे क्या हुई, यूरोप में कुछ समय तक शांति बनी रही। और आपके लिए बता दें कि वियना कांग्रेस का जो मुख्य लीडर था वो मेटरनिख था। कौन था? मतलब ऑस्ट्रिया का एक व्यक्ति था मेटरनिख। कौन? मेटरनिख। ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति था मेटरनिख। ये प्रमुख नेता था या नेतृत्व करता था। तो 1815 से लेके 1848 तक ये व्यवस्था चली। तो इसको कहते हैं मेटरनिख युग। मतलब कि यूरोप में 1815 से लेके 1848 तक मेटरनिख की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मेटरनिख का सिद्धांत संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया का एक प्रकार से चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर है, उसको अपन सिंपल भाषा में बोल सकते हैं ऑस्ट्रिया का, यूरोप में जो ऑस्ट्रिया है उसका प्रधानमंत्री था। कौन? मेटरनिख। उसने इस वियना कांग्रेस को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने इन सिद्धांतों को, समस्याओं को हल करने की कोशिश की। तो अब अपन ने ये देख लिया। अब अपन देख लेते हैं कि वियना कांग्रेस ने कौन कौन से कार्य किए। तो आइए देखते हैं कि वियना कांग्रेस ने कौन कौन से कार्य किए। एक प्रकार से इस कांग्रेस में, इस सम्मेलन में कौन कौन से फैसले लिए गए। तो सबसे पहले फ्रांस से युद्ध की क्षतिपूर्ति ली गई। क्योंकि देखो, युद्ध फ्रांस ने या नेपोलियन ने लड़ा था, नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। तो युद्ध में जो क्षतिपूर्ति हुई वो किससे प्राप्त की गई? फ्रांस से प्राप्त की गई। दूसरे नंबर पर क्या किया गया? बेल्जियम का क्षेत्र हॉलैंड को दे दिया। आप जब यूरोप का नक्शा देखेंगे तो आपको बेल्जियम और नीदरलैंड आसपास मिलेंगे। तो बेल्जियम का क्षेत्र हॉलैंड को दे दिया गया। एक प्रकार से हॉलैंड ने समर्थन किया था राजतंत्र का, है ना, जबकि बेल्जियम ने किसका साथ दिया था? नेपोलियन का साथ दिया था। और जो पोलैंड था, पोलैंड का बंटवारा रूस और ऑस्ट्रेलिया में कर दिया गया और पोलैंड को क्या कर दिया गया? समाप्त। मतलब कि वियना कांग्रेस ने पोलैंड देश को समाप्त कर दिया गया और रूस और ऑस्ट्रेलिया बांट दिया गया, इस क्षेत्र पर आपका अधिकार रहेगा, है ना। इसी को शक्ति संतुलन कहा जा रहा था, इसी को वैधानिक प्रदान करने का सिद्धांत कहा जा रहा था। और समुद्री कानून का निर्माण किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुद्री कानून का निर्माण किया गया। क्योंकि समस्या क्या हो रही थी, जब नेपोलियन का राज चल रहा था तो वो जो व्यापारिक जहाज थे उनको लूट लिया करते था, किसी भी देश की, चाहे वो रूस की हो, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की हो। तो इससे व्यापारिक हानि हो रही थी देशों को। तो उन्होंने एक समुद्री कानून का निर्माण किया जिसमें ये कहा गया कि युद्ध की स्थिति में भी मतलब कि जहाजों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी जब तक वो आपके क्षेत्र में ना एंटर करें, है ना। और दास प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई और राजदूतों के साथ उचित व्यवहार करने की बात कही गई। मतलब जो एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में राजदूत जाता है या राजनायक बोलते हैं उसे, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए जिससे देश के संबंध डायरेक्टली मतलब कि विपरीत ना हो या उनको नुकसान ना हो। क्योंकि राजदूत संदेश लेके जाता है, उसके साथ अगर उचित व्यवहार नहीं किया जाएगा तो कभी शांति स्थापना नहीं हो सकती, है ना। और दास प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई क्योंकि राजतंत्र में ये सोच रहे थे कि दास प्रथा समाप्त करेंगे फिर भी हम निरंकुशता तो जारी रखेंगे। ये वियना कांग्रेस, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि ये राजतंत्र की स्थापना के लिए बात कर रही थी। किसकी? मतलब कि वियना कांग्रेस एक प्रकार से विपरीत धारा में बह रही थी। किसमें? विपरीत धारा में। इसी बात के लिए आलोचना है आपसे, तो आपको याद रखना है। क्योंकि जहां अमेरिकी क्रांति हो चुकी थी, जहां फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता, मानवता की बात कर रही थी, वहां पे कह रहे हैं कि हम राजतंत्र स्थापित करेंगे, है ना। क्या करेंगे? राजतंत्र, है ना। फ्रांस से युद्ध की क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली, बेल्जियम को इस प्रकार से बांट दिया गया। तो अब क्या है कि जब आप बेल्जियम का क्षेत्र हॉलैंड को देंगे तो यहाँ के लोग इनको स्वीकार थोड़ी ना करेंगे। तो लगभग अगर देखा जाए 15 से लेके 48, मतलब 1815 से लेके 1848 तक कई बार क्रांतियां हुई। ये जो लगभग कितने साल का, 33 साल का जो पीरियड है,
33 साल का जो पीरियड है इसमें कई बार क्रांतियां हुई, तो क्योंकि पोलैंड का बंटवारा हो तो ये लोग है ना दूसरे देश के, जैसे भारत स्वीकार नहीं कर रहा था इंग्लैंड की गुलामी, तो ये कहां से कर लेंगे जब ये तो थोड़ी सी क्या है मतलब कि अच्छे विचारों से नवीन विचारों से पहले से परिचित थे, तो इनने विरोध किया। पोलैंड बाद में आजाद भी हो जाता है, बेल्जियम भी आजाद, तो वर्तमान में आप देख रहे हैं ना ये देश है, इनको बांट दिया गया था 1815-47 तक, लेकिन ये फिर से वापस आ जाते हैं। तो ये जो शांति के लिए की गई थी कांग्रेस राजतंत्र की स्थापना के लिए, लेकिन इसके विपरीत विकार हुए, है ना। ये एक प्रकार से मूल्यांकन है किसके, वियना कांग्रेस की, कि आपने क्या है कि क्षेत्र बांट तो दिए, शक्ति संतुलन कर तो लिए, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रह पाए, ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। तो कार अपन ने देख ली। अब यहाँ पे अपन ने एक चीज याद रखना है कि इसका जो मूल्यांकन है वियना कांग्रेस की, एक प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, आलोचना कैसे कर सकते हैं कि ये गलत तरीके से राजतंत्र की स्थापना करना क्या था, राजतंत्र की स्थापना करना गलत था, ये विपरीत धारा थी। क्योंकि जब क्रांतियां स्वतंत्रता, समानता, मानवता की बात कर रही हैं, मानव अधिकारों की बात कर रही हैं, तो ये राजतंत्र की स्थापना करके पुराने समय को वापस लाना चाहती। जैसे कि भारत की आजादी में अगर रियासतों को अपन क्या कर देते, उनको स्वतंत्र रहने की, उनको कहते कि आप अपना रियासत या अपनी रियासत कायम रखो, तो क्या होता, जो स्वतंत्रता के लिए लड़े लोग, बाकी लोग क्या होते, भारत के गुलाम होते राजाओं के। तो उससे क्या हो जाती समझ, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम ये कहता है कि सारे लोग स्वतंत्र हैं, सभी को अधिकार मिले, लेकिन राजतंत्र ऐसा नहीं चाहता। तो इस वजह से वियना कांग्रेस गलत है, क्योंकि वो किस चीज की मांग कर रही थी, राजतंत्र स्थापित करने की बात कह रही थी। इसलिए 30 साल में ही इसको भंग होना पड़ा, इसको समाप्त होना पड़ा। और दूसरी कमी इसकी क्या थी कि दूसरी कमी इसकी ये थी, अगर अपन देखें तो वियना कांग्रेस ने जो क्षेत्रों का बंटवारा किया वो गलत था, जो क्षेत्रों का बंटवारा किया वो गलत था, क्योंकि इसमें लोगों की राय नहीं ली गई। क्षेत्रों के बंटवारे करने से क्या है, लोगों की आहत होती। क्योंकि देखो क्षेत्रों का बंटवारा, देखो क्षेत्र जब छीन लिए जाते हैं, जैसा कि अपन प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखेंगे, तो जब उससे जर्मनी से बहुत सारे हार के बाद जर्मनी से चीजें छीन ली जाती हैं, उसी का कारण द्वितीय विश्व युद्ध बनता है। मतलब आप अगर लोगों की भावनाओं को, क्योंकि लोगों को भूमि से भावनाएं जुड़ी होती है, अगर जमीन को छीनोगे तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, उसी वजह से युद्ध होते हैं। जैसे कश्मीर का मुद्दा चल रहा है ना, कश्मीर में उतना ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन भारत और पाकिस्तान की जो लोगों की जो भावना है उस मुद्दे पर क्या है कि थोड़ी सी आक्रामक है, तीव्र है, तो उस वजह से दिक्कतें होती हैं, भूमि के लिए दिक्कत होती है। तो यहाँ पे भी इन्हें क्या भूल कर दी कि इन्हें क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया, जैसे बेल्जियम को हॉलैंड को दे दिया, पोलैंड रूस और ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। इस वजह से भी वियना कांग्रेस की आलोचना की जा सकती है। अब अपन देख लेते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका करने वाले मेटरनिख के बारे में देख लेते हैं, कि उसका थोड़ी परिचय देख लेते हैं, आपके लिए जानकारी में रहे कि वो व्यक्ति क्या था। तो मेटरनिख के बारे में देखते हैं। मेटरनिख के बारे में देखें तो मेटरनिख का जन्म 1773 में हुआ, कहां पे, ऑस्ट्रिया में। कहां पे, ऑस्ट्रिया में। और इसकी मृत्यु कब हुई, 1859 में। इसका पूरा नाम है क्लीमेंज वान मेटरनिख। एक देखो ये बहुत बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था, कूटनीतिक जानकार था, है ना, कूटनीतिक जानकार। मतलब ये कूटनीति जानता था, इसीलिए जब वियना कांग्रेस हुई तो इसने किसके फेवर में काम किया, ऑस्ट्रिया के फेवर में काम किया, क्योंकि इसकी और बाद में इसकी शादी ऑस्ट्रिया के चांसलर की पोती से हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा कूटनीतिक जानकार व्यक्ति भी था, है ना। और ऑस्ट्रेलिया के जो वाइस चांसलर थे उसके घराने में इसकी शादी हो गई, तो इसके सम्मान में वृद्धि हुई। तो ये अपनी मेहनत के बल पर 1809 में वैवाहिक संबंधों और मेहनत के बल पर 1809 में ऑस्ट्रिया का क्या बन गया, विदेश मंत्री, है ना। और 1821 में जब इसने 1815 में क्या करा ली, वियना कांग्रेस को, मतलब कि एक प्रकार से सफल कर दिया। किसके, मतलब जब वियना कांग्रेस हुई उसके बाद ऑस्ट्रिया में किसका प्रभुत्व हो गया, मेटरनिख का। और मेटरनिख की वाहवाही होने लगी, तो 1821 में वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर बन गया। लेकिन जब 1848 में वियना कांग्रेस समाप्त हुई, या उसके जो कार्य थे वो क्या हो गए, खराब हो गए। क्या हो गए, उसके कार्य खराब हो गए या समाप्त हो गए, तो मेटरनिख का भी समय समाप्त हो गया। बाद में उसको निष्कासित कर दिया गया और 1859 में उसकी मृत्यु हो गई। तो मेटरनिख को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि उसने जब यूरोप बहुत सारी अराजकता और अशांति में था, तब उसने लगभग 30 वर्षों के लिए शांति की स्थापना की। लेकिन मेटरनिख की आलोचना वही जो अपन ने उसकी वियना कांग्रेस की है कि इसने क्या है, राजतंत्र स्थापना की बात की जो गलत था, है ना। क्योंकि इस पुनर्जागरण, प्रबोधन काल, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति ने इसको मानवाधिकार और स्वतंत्रता लाने की बात कही थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे जीएसवी संजय के साथ। नमस्कार।